नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइब्रेरी गर्ल इंडियन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इससे पहले भी हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में वीडियोस बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो चलिए करते हैं हम आज का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्टली हम जानेंगे कि अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 265 में दिया गया है। आर्टिकल 265 कहता है कि कोई भी टैक्स लगाया और कलेक्ट नहीं किया जा सकता स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जब तक कि उनके पास उस टैक्स को लगाने या कलेक्ट करने की अथॉरिटी नहीं है। जो अथॉरिटी है वो कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है? सेक्शन 246 ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स दी गई हैं जो कि सेंटर स्टेट एंड दोनों को प्रोवाइड की गई हैं, जिसके रिलेटेड वो लॉज बना सकते हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर्स ऑफ टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स ऑफ टैक्सेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट लिस्ट आती है वो यूनियन लिस्ट है। आर्टिकल 246 सबसेक्शन 1 में दी गई है। इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं जो कि सारे नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं। ठीक है, ये लिस्ट 1 है इन 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके रिलेटेड जो ये 97 सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसके रिलेटेड जो भी लॉज बनाने हैं उसकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी लिस्ट है स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट जो है आर्टिकल 246 सबसेक्शन 3 में दी गई है। इसमें 66 सब्जेक्ट्स है, सारे लोकल इम्पोर्टेंस के हैं। इसको लिस्ट 3 इन शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। तो इसके रिलेटेड जो ये 66 सब्जेक्ट्स हैं, इसके रिलेटेड जो लॉज या टैक्सेशन के लॉज बनाने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो जो थर्ड लिस्ट हमारी है वो कंकरेंट लिस्ट है, जो आर्टिकल 246 सबसेक्शन 2 में दी गई है, जिसमें 47 सब्जेक्ट्स हैं। लिस्ट 2 इन शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो 47 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इसके रिलेटेड जो लॉ या टैक्सेशन के लॉ बनाने की जो पावर है वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास है। ठीक है, कोई भी बना सकता है। अगर सेंटर और स्टेट में किसी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के रिलेटेड लॉ बनाने के लिए कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होगा? सेंटर के जो लॉ होंगे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जो सेंटर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया होगा उसे हम माना जाएगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने उस सेम सब्जेक्ट के बारे में जो लॉ बनाया होगा उसे हम खारिज कर देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं रेजिडरी पावर। रेजिडरी पावर जो है वो पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर वो चाहे तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बना सकती है। नेक्स्ट जो है हमारा नीड ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। अब जीएसटी को लागू करने से पहले हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उससे ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। हर एक लॉ अपनी जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेता है। ठीक है, अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं आ रहा है या उससे कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो जो लॉ होगा वो फेल हो जाएगा, वॉइड होगा, इलीगल होगा। ठीक है, उसको लागू नहीं किया जा सकता। हमारी जो जीएसटी है, जीएसटी के अंदर बहुत सारे जो टैक्सेस थे उनको सम्मिलित किया जाना था, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी पड़ी। अब जो अलग अलग टैक्सेस हैं, ठीक है, मान लो कि जैसे वैट है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, पोर्ट ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जो है ये सारे टैक्सेस जो हैं वो अपनी पावर कहाँ से ले रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इनमें कोई अमेंडमेंट करके जो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी था वो अचीव नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा। ठीक है, फ्रॉम
किसे अमेंड करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जहां से ये सारे लॉज जो है वो पावर ले रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे बिफोर जीएसटी टैक्सेशन क्या थी। बिफोर जीएसटी टैक्सेशन सेंटर लेवल, स्टेट लेवल। सेंटर लेवल पे क्या था, सर्विसेज टैक्स बाय सेंटर। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों की जो सप्लाईज थी वो सेंटर लेवल के ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ठीक है, मतलब सर्विसेज के ऊपर सारे टैक्सेस जो है वो सेंटर लगा रही थी, और गुड्स के ऊपर भी सेंटर टैक्स लगा रही थी, लेकिन सिर्फ इंटर स्टेट जो सप्लाईज हो रही थी उस पर सेंटर टैक्स लगा रही थी। मतलब मेजोरिटी ऑफ जो टैक्स था वो सेंटर को जा रहा था, और स्टेट लेवल पे जो टैक्स था सिर्फ क्या था, इंट्रा स्टेट सप्लाईज, गुड्स की इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे जो टैक्स था वो स्टेट लेवल पे जा रहा था। इनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट एक दूसरे के लिए नहीं मिलता था, और स्टेट को अपनी ही स्टेट की जो सर्विसेज की सप्लाईज थी उसमें टैक्स नहीं अवेलेबल करवाया जा रहा था। सारा का सारा टैक्स जो है सेंटर को जा रहा था। मतलब 3/4 ऑफ द टैक्सेशन सेंटर लेवल को जा रही थी। ठीक है, कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसलिए क्या था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लानी थी, जो कि नीड है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी, ये सारी वजह थी जिसकी वजह से 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फर्स्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का वो इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, कब, 19 दिसंबर 2014 को, और फिर लोकसभा ने उस बिल को पास भी कर दिया। कब पास किया, 6 मई 2015 को। ठीक है, फिर राज्यसभा पास्ड बिल विद अमेंडमेंट्स, राज्यसभा ने भी उसे पास किया, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के लिए उसे वापस लोकसभा भेज दिया। कब भेजा, 3 अगस्त 2016 को। फिर अमेंडमेंट बिल पास बाय लोकसभा विद 443 वोट्स कास्टेड इन फेवर ऑफ जीएसटी अमेंडमेंट बिल। 8/8/2016 को जो लोकसभा ने जो बिल था जो वापस आया था राज्यसभा से विद कुछ अमेंडमेंट्स के साथ, तो लोकसभा ने उसे पास कर दिया। ठीक है, उसमें क्या था, 443 वोट्स कास्ट हुए थे जो कि फेवर में थे जीएसटी अमेंडमेंट बिल के। फिर 8/9/2016 को 122nd कॉन्स्टिट्यूशन बिल वॉर कन्वर्टेड टू जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो बिल था वो एक्ट में तब्दील हो गया। जब भी कोई बिल पास हो जाता है तो वो बिल से एक्ट बन जाता है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इंटरस्टेट सप्लाईज क्या है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, तो हमें इनका पहले मतलब कर लें। इंट्रास्टेट सप्लाईज वो होती हैं जो कि एक ही स्टेट के अंदर हो रही हैं, मतलब उसकी टेरिटरी से बाहर जाके कोई ट्रेडिंग, परचेज और सेल नहीं हो रही है, जो कि विद इन वन स्टेट हो रही है, उसे इंट्रास्टेट सप्लाईज करेंगे। और जो इंटरस्टेट सप्लाईज है वो गुड्स सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि एक स्टेट में कंप्लीट नहीं हो रही है, एक से ज़्यादा स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट्स में जाके कंप्लीट हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टेट सप्लाईज। अभी हम जो करेंगे इम्पॉर्टेंट चेंजेस बाय 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। ठीक है, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम पहले पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर इनको डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कंकरेंट पावर्स टू स्टेट एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर को पावर्स दी गई थी टैक्स लगाने के लिए सीजीएसटी एंड एसटीएसटी के रूप में। एक्सक्लूसिव पावर टू सेंटर, सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर थी आईजीएसटी को कलेक्ट करने की। पावर टू सेंटर टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई, सेंटर को पावर दी गई कि वो बता सकेंगे सप्लाई क्या है। कर्टेलमेंट ऑफ रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स जो थी वो खत्म कर दी गई थी। डिस्पेंसिंग ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पेशल गुड्स, स्पेशल गुड्स का जो कंसेप्ट था उसे भी खत्म कर दिया गया। पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन,
पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। एमरजेंसी पावर टू पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 250, पार्लियामेंट को एमरजेंसी पावर दी गई ताकि वो जीएसटी के रिलेटेड एमरजेंसी सिचुएशन में सीधे सीधे लॉ बना सके। अपोर्शमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी को कैसे बांटा गया स्टेट एंड सेंटर में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल बनाई गई, ठीक है। एक्ट्स पास्ड इन व्यू ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। तो एक्ट्स पास किए गए किसके व्यू में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के व्यू में, ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंकरेंट पावर्स टू स्टेट एंड सेंटर, जो कि SGST एंड CGST है। इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर गिवन पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कंकरेंट पावर्स क्या थी कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन दोनों को पावर्स दी गई थी कि वो लॉज बना सके किसके रिलेटेड, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड, ठीक है। दोनों को पावर दी गई थी कि वो लॉज बना सके टैक्सेशन के रिलेटेड। तो नेक्स्ट जो है हमारा एक्सक्लूसिव पावर टू सेंटर, जो थी आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। अब जब इंटरस्टेट सप्लाई होती थी, जब इंटरस्टेट सप्लाई होती है तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो आईजीएसटी जो है उसके रिलेटेड लॉज बना सके। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है एक्सक्लूसिव पावर टू सेंटर, ठीक है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज जो है वो एक्सक्लूसिव पावर दी गई है सेंटर को कि वो लॉज बना सके और उन्हें इम्पोज कर सके टैक्सेस को किसके ऊपर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में जो सेंटर है वो लॉ बना सकती है और टैक्स इम्पोज कर सकती है किसके ऊपर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो कि इंटरस्टेट सप्लाईज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉज नहीं बना सकती एंड टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती किसके रिगार्डिंग, इंटरस्टेट सप्लाईज के रिगार्डिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो लॉ बनाए और टैक्स इम्पोज करे इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर, लेकिन स्टेट को ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है कि वो जो इंटरस्टेट सप्लाईज हैं उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाए या फिर कोई टैक्स इम्पोज करे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पावर टू सेंटर टू फॉर्मुलेट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग सप्लाई। अब यहाँ पे जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उन्होंने क्या किया है, पावर दी है सेंटर को कि वो सप्लाई के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ले डाउन कर सके, ठीक है, उनको बना सके, बता सके कि क्या चीज़ किसको हम सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई जो डिटरमाइन करती है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कब ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो ट्रीट की जाएंगी एज इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी कौन बताएगा हमें, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कब कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंटरस्टेट सप्लाईज कब ट्रीट की जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा है कर्टलमेंट ऑफ रेजिडरी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट रिगार्डिंग जीएसटी। कर्टलमेंट होता है कि उसका एंड कर देना, ठीक है, टू मेक इट एंडेड। और रेजिडरी पावर्स क्या है, रेजिडरी पावर्स यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी ऐसे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट के बारे में, स्टेट एंड सेंटर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कौन उसके ऊपर लॉ बनाएगा, कौन उसके ऊपर टैक्स लगाएगा, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी लॉ सेंटर ने बनाया होता है ना उसको प्रिवेल किया जाता है, मतलब उसको माना जाता है, लेकिन जो स्टेट ने उसी सब्जेक्ट, कॉन्फ्लिक्टेड सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टेट ने लॉ बनाया होता है उसको हम खारिज कर देते हैं। इसको बोलते हैं रेजिडरी पावर्स। जो रेजिडरी पावर्स है वो सेंटर के पास है। तो बिफोर अमेंडमेंट क्या था, रेजिडरी पावर्स जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई थी,
रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कोई भी जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसके ऊपर पहला अधिकार जो होगा वो सेंटर का होगा लॉ बनाने का, ठीक है, और सेंटर का ही पहला जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट भी होगा। अगर स्टेट ने वो बनाया होगा तो उसका लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर अमेंडमेंट क्या हो गया, आफ्टर अमेंडमेंट जो रेजिडरी पावर्स थी जो हम सेंटर को दी गई थी बिफोर अमेंडमेंट, वो एंड कर दी गई, मतलब उनको खारिज कर दिया गया, ठीक है। अब जो पावर्स है स्टेट एंड सेंटर दोनों के पास है। नेक्स्ट जो हमारा है डिस्पेंसिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिक्लेयर्ड गुड्स, गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। अब गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस कौन सी थी, हाइड्रेंट स्किन्स, आयरन, स्टील, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, कोल, क्रूड ऑयल, कॉटन एटसेट्रा। अब बिफोर अमेंडमेंट इसके रिलेटेड क्या था, आर्टिकल 286 सबसेक्शन 3 ने कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस थी स्टेट के ऊपर लगाई थी, जो कि इस तरह है, द स्टेट टैक्स ऑन गुड्स इज लिमिटेड टू 5%। जो स्पेशल गुड्स थी, स्पेसिफाइड गुड्स थी, उसके ऊपर जो स्टेट टैक्स लगा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा 5% लगा सकती थी, ठीक है। तो अगर उन्हीं स्पेशल गुड्स की जो इंटर स्टेट सप्लाई हुई है तो उस सप्लाईज के ऊपर रीइंबर्समेंट ऑफ, मतलब उसका क्लेम जो उसको वापस करना पड़ता था टैक्स स्टेट को, ठीक है। स्टेट वो टैक्स वापस कर देती थी जब उनका क्लेम मांगा जाता था सेलर की या सप्लायर की तरफ से। अब आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ कि आर्टिकल 286 सबसेक्शन 3 को डिलीट कर दिया गया और ऐसी सारी गुड्स जो कि स्पेशल गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस थी उनको जीएसटी के अंडर ला दिया गया, बाकी सारी गुड्स के साथ, और एट पार लाया गया। इनको कोई भी मतलब एक्सक्लूसिव राइट या एक्सक्लूसिव या इसके ऊपर टैक्स या प्रोविजन नहीं लगाएगी। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 268 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को कोई भी प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी प्रोविजन जो है उसको अमेंड करने की। वो अमेंड, अब पार्लियामेंट उस कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन को अमेंड कैसे करेगा, पहले वो क्या करेगा, ऐसा अमेंडमेंट जो है वो प्रेजेंट करेगा दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों हाउसेस में प्रेजेंट करेगा, और फिर सैंक्शन विद 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंटेड मेंबर्स, मतलब उनके पास फिर दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए जो उस टाइम उस हाउस में प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना होगा, और अगर कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट पास कर रहा है अगर वो स्टेट से रिलेटेड है तो फिर पहले स्टेट से 50% रिजोल्यूशन के साथ उस बिल को पास करवाना होगा, ठीक है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की पावर्स दी गई हैं। और आर्टिकल 279A ये भी सेम ही है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। इस अगर कोई भी अमेंडमेंट पास करवानी है किसमें, आर्टिकल 279A में, तो सेम प्रोसेस जो कि आर्टिकल 268 में अपनाया गया है वह सेम जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 279A को अमेंड करने के लिए भी अपनाया जाएगा। क्या है वो, एनी अमेंडमेंट इन आर्टिकल 279A शैल बी रेटिफाइड बाय स्टेट बिसाइड द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बिफोर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 7th जो है हमारा एमरजेंसी पावर टू पार्लियामेंट, आर्टिकल 250। जो एमरजेंसी पावर्स है वो पार्लियामेंट को प्रोवाइड की गई हैं, किसके लिए, कि वो लॉज बना सके पूरी कंट्री के लिए या पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए, किसके रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग। कब, इन केस ऑफ एमरजेंसी, मतलब आर्टिकल 250 बता रहा है कि एमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट को ये एमरजेंसी पावर दी गई है कि एमरजेंसी के टाइम पे वो जीएसटी के रिगार्डिंग लॉ मेक कर सके, किसके लिए, होल कंट्री के लिए या पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए।
अभी जो हम इम्पोर्टेंट चेंज करेंगे जो कि हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 में दिया गया है वो है अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। अपॉर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी को कैसे बांटा जाता है स्टेट एंड सेंटर के बीच में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर किया है। तो चलिए समझते हैं हम इस चार्ट को। अगेंस्ट विच क्रेडिट इज नॉट यूटिलाइज, अगर किसी सप्लायर ने आईजीएसटी के ऊपर कोई क्रेडिट यूटिलाइज नहीं किया है तो वो सारा का सारा जो टैक्स है वो सेंटर को चला जाता है। आईजीएसटी की जो सारी अमाउंट है वो सेंटर को चली जाएगी। अगर जो आईजीएसटी पेड है उसके अगेंस्ट जो है क्रेडिट कोई यूटिलाइज नहीं किया गया है, ठीक है, सेटल नहीं किया गया है आईजीएसटी को किसी और टैक्स के साथ, तो अगर वो ये जो आईजीएसटी है वो सीजीएसटी के अगेंस्ट सेटल किया जाता है तो फिर वो क्या होगा, सेंटर को चला जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है तो वो सेंटर को चला जाएगा। अगर आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो एसटीएसटी के अगेंस्ट लिया गया है तो वो स्टेट को चला जाएगा। एसटीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, स्टेट को चला जाएगा। जैसे ये देखो सीजीएसटी में सी लगा है, सेंटर है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटर तो सेंटर को चला गया, एस स्टैंड फॉर स्टेट तो स्टेट को चला गया। फॉर यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो यूनियन टेरिटरी को चला गया, ठीक है। अगर आईजीएसटी की अपॉर्शनमेंट आपको पता चलेगी, अगर आईजीएसटी को सेटल किया गया है सीजीएसटी के अगेंस्ट तो सेंटर को जाएगा, एसटीएसटी के अगेंस्ट तो स्टेट को, यूटीजीएसटी के अगेंस्ट तो यूनियन टेरिटरी को। अगर उसको सेटल नहीं किया गया है तो फिर तो वो सेंटर को चला ही जाएगा, ठीक है। और एज पर न्यू आर्टिकल इंसर्टेड 269 ए आईजीएसटी विल अपोर्शन इन अबव मैनर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, वो हमने देख लिया अभी कि कैसे वो अपोर्शन हो रहा है। इवन आईजीएसटी लिवाइड ऑन इंपोर्ट्स विल बी अपोर्शन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, अगर कोई आईजीएसटी जो है इंपोर्ट्स के ऊपर भी लगाया जा रहा है तो वो भी स्टेट एंड सेंटर के बीच में बांटा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको एक काउंसिल का निर्माण करना है, कि काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करना है कब, विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ 101st अमेंडमेंट बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 279 नहीं आना था, यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016 आना था, ठीक है। तो ये जो 279A में जो पावर्स दी गई हैं प्रेसिडेंट को एक काउंसिल बनाने के लिए, वो पावर्स का यूज़ करते हुए हमारे प्रेसिडेंट ने एक जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट की थी, कब, 15 सितंबर 2016 में, जिसमें मेंबर्स कौन थे, उसका जो चेयरपर्सन था वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो कि करेंटली मिसेस निर्मला सीतारमन है, और मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, यूनियन का जो मिनिस्टर है जो स्टेट के इंचार्ज में है फाइनेंस का, वो लास्ट टाइम जो मुझे याद है वो मिस्टर अनुराग ठाकुर थे। अभी करंटली कौन है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो और मेंबर्स जो है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर इन चार्ज है फाइनेंस के स्टेट के, या फिर कोई भी मिनिस्टर जो नॉमिनेट किया है स्टेट गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल के लिए, वो सारे। नेक्स्ट जो हमारा है एक्ट पास्ड इन व्यू ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। अब इसके रिलेटेड जो एक्ट है और कौन कौन से एक्ट जो पास किए गए हैं, फर्स्ट जो है हमारा सीजीएसटी एक्ट 2017 जो कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, एसजीएसटी एक्ट 2017 स्टेट जो कि है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, आईजीएसटी एक्ट 2017 जो कि है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 जो कि है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017 जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, और इसको और भी बोला जाता है कि कंपनसेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, बाय, टाटा एंड टेक केयर।